हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चैप्टर 1 खत्म करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 2 में, पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 1 का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर उसको सर्च करें और उसको देखें। चैप्टर नंबर 1 में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल जो है ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पॉलिनोमियल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसमें बच्चों 5 to 7 मार्क्स में से 3 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं और रहे 4 मार्क्स के तो ये कभी कभी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो करीब करीब 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से वैरी करता ही करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। आप लोग पॉलिनोमियल्स क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में स्पेशली आपने एक पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, और यहाँ भी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 के नाम से दे रखा है पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों देखते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल्स होता क्या है। इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी बड़े ही ढंग से करेंगे, बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे। जो आपको नहीं भी आता है पिछले क्लास का वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, आखिर ऐसे कौन से ऐसे चीज हैं कि जहां पर हमें फोकस करना है। तो देखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 3 चीजों पर ज्यादा आपको फोकस करना है, 3 पॉइंट्स पे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, पहला कि इसके जीरोज है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इस पे क्वेश्चन आ जाता है। और इस पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चों, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। एक तरह का क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरे तरह का क्वेश्चन यहां पर आता है सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्वेश्चन आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप लोग अगर अभी रिवीजन मोड में हैं या पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि अल्फा एंड बीटा को हम लोग जीरोज मानकर अल्फा प्लस बीटा हम लोग सम लिखते हैं और अल्फा इंटू बीटा हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। इसके बारे में भी हम लोग खुल के चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 टाइप यहां पर आ जाता है कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको दे रखा है और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड इक्वेशन, ठीक है। when sum and product of zeros are given, product of zeros are given। तो इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों कि आपको सम ऑफ द जीरोज दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखे हैं। कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अल्फा और बीटा आपको दे रखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा आरडी शर्मा में। तो उसके भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे। पहले आज इस लेक्चर में हम लोग इसका थ्योरी खल्लास कर देते हैं, यानी कि थ्योरी का वाट लगा देते हैं, बड़ी अच्छे से ही थ्योरी हम लोग कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं थ्योरी के तरफ और कुछ रिवीजन कर लेते हैं क्विक कि आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में स्टार्टिंग से आखिर होता क्या है पॉलिनोमियल बच्चों, ये देखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पॉलिनोमियल जो शब्द है ना, ये जो पॉलिनोमियल शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है पोली, ठीक है, क्या है पोली, ठीक है। होप कि ये शेड आपको दिखाई दे रहा हो। पोली का मतलब होता है बच्चों मेनी, एंड नोमियल्स, और दूसरा जो वर्ड है नोमियल, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर बहुत सारे आपको टर्म दिखाई दे तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। अगर एक ही टर्म है बच्चों तो आपने क्लास 7 क्लास 8 में पढ़ रखा है कि उसको मोनोमियल्स बोलते हैं। अगर 2 टर्म आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। अगर 3 टर्म्स आते हैं तो उसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे टर्म्स को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। अब ये जो पॉलिनोमियल्स है उसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है जैसे कि 2x प्लस 3, इसको तब तक पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता है बच्चों जब तक इसके जो वेरिएबल हैं उसके पावर पर क्या नहीं आ जाए, एक पॉजिटिव इंटीजर ना आए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या यूं कह ले कि कुछ ना कुछ होल नंबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, उसको पॉलिनोमियल के कैटेगरी में डालेंगे हम लोग। अगर मान लो कि यहां पर x के पावर
1/2 हो जाता, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे क्या? क्या 1/2 आपको इंटीजर लगता है? नहीं नहीं, ये तो फ्रैक्शन है। क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल्स में नहीं आएगा। पॉलिनोमियल्स में जब भी आएगा तो आपको दे रखा है यहाँ पे डेफिनेशन, ध्यान से पढ़िए बच्चों, कि लेट x बी अ वेरिएबल, n बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एज a1 a2 से लेकर an तक बी कॉन्स्टेंट्स, a1 a2 a3 ये कांस्टेंट नंबर दे रखे हैं, तब हम लोग पॉलिनोमियल को px या फिर fx या y इक्वल टू इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं an इसके फॉर्म में, ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। अब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों, इसमें भी आपको 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए कि यहां पर अगर हम टर्म की बात करें तो टर्म हमेशा प्लस और माइनस से सेपरेटेड होता है। मल्टीप्लाई, दो नंबर मल्टीप्लाइड में है, दो वेरिएबल और एक नंबर मल्टीप्लाई में है, तो उसको वेरिएबल और जो नंबर है उसको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए, वो दो टर्म नहीं हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि 2x², तो यहाँ पर दो टर्म नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं यहाँ पे दो टर्म है, एक 2 हो गया और x हो गया, x² हो गया। नहीं बच्चों, हमेशा दो टर्म प्लस या माइनस से सेपरेटेड होना चाहिए, तभी वो क्या कहा जाएगा? टर्म का कहा जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ अगर गिना जाए तो ये एक ही टर्म है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप देख के जाइएगा तो ये 0 तक गया है, ये 0 से लेकर यहाँ पर n तक है, यानी n+1 टर्म्स हैं। और सभी टर्म देखिए कि प्लस प्लस से, या अगर माइनस भी होता तभी भी ये एक्सेप्टेड है, तो प्लस से यहाँ पे सेपरेटेड है। तो ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, ये पूरा ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ता गया। इसलिए इसमें बहुत सारे टर्म है, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? पॉलिनोमियल कह दिया गया। और यहाँ पर आप बच्चों देख रहे होंगे कि x है, हमेशा x है, तो यहाँ पर x वेरिएबल हो गया, x वेरिएबल हो गया। x की जगह पर y भी आ सकता था, z भी आ सकता था। अल्फाबेट में जो भी आपको लेटर्स पसंद है उसको आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ x ही आएगा। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स। होप कि आपको पॉलिनोमियल का बेसिक चीज पता चला होगा कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर में, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ, और यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि ये जो पॉलिनोमियल अभी हमने देखा, अभी मैंने बताया भी आपको कि ये जो पॉलिनोमियल में लिखा हुआ था fx इक्वल टू ये सारी चीजें, इसमें दो चीजें समझ लेने की बात है। ये जो चीजें हैं जो हमने अभी भी आपको बताया था सर्कल करके, ये सारे क्या है बच्चों? ये है टर्म से। देखिए ये जो है यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है? ये टर्म है, क्योंकि ये प्लस से सेपरेटेड है। प्लस या माइनस से सेपरेटेड रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक अलग टर्म हो गया पॉलिनोमियल्स का। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो है, ये जो नंबर जो लिखा हुआ है, ये आपको बता था, ऊपर लिखा हुआ था कि ये कॉन्स्टेंट्स नंबर है, कोई नंबर है, कॉन्स्टेंट है, कोई नंबर है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल तो यहाँ पर x है, x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ तो 2x² प्लस 3x प्लस 5, अगर यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि यहाँ पर बोला जाए तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, x का कोफिशिएंट हो जाएगा 3, क्योंकि x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, इसलिए जो नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट बन जाता है। तो यहाँ पर an-1, an-2, a1 और a0 ये क्या हो गए? इसके कोफिशिएंट हो गए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि ये सब क्या है? कोफिशिएंट। यहाँ पे 5 भी क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये सब कोफिशिएंट हो गए। तो होप कि आपको कोफिशिएंट अलग से समझ में आ गया हो, टर्म समझ में आ गया हो, वेरिएबल समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोग क्लास 9th में कर चुके हैं, कोई 9th क्लास का बच्चा भी इस लेक्चर को देख सकता है। ठीक है, आप अपने 9th क्लास के जो भाई बंधु हैं, जो दोस्त हैं, जो सखा हैं, उनको भी ये लेक्चर शेयर कीजिए, उनको भी समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है बच्चों कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें आपको वेरिएबल देखना है, और वेरिएबल पर देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। जो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर होगा ना, पूरे वेरिएबल पर आपको देखना है कि सारे वेरिएबल मिलाकर सबसे हाईएस्ट पावर कितना आता है। सबसे हाईएस्ट पावर ही क्या बन जाएगा? उस पॉलिनोमियल का डिग्री बन जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, कि आपको दे रखा है px इक्वल टू 2x टू द पावर 99 प्लस 1000 लिख लेते हैं, x टू द पावर, ठीक है, 98। अब यहां पर देखिए कि x पर हमें पावर देखना है, कोफिशिएंट को नहीं देखना है प्यारे भाई, कोफिशिएंट को नहीं देखना है, हमें x देखना है, वेरिएबल देखना है, वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर देखना है।
वेरिएबल पर यहाँ पे हाईएस्ट पावर किस पे है, यहाँ पर है, भले ही इसका कोफिशिएंट कम है लेकिन वेरिएबल पर यहाँ पर देखिए पावर में ज्यादा है, ये बहुत पावरफुल है। यहाँ पर 99 पावर है, इसका 98 को पावर है, तो कौन जीता, 99 वाला जीतेगा। तो ये क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 99 लिख सकते हैं। ये इसका पोलिनोमियल का डिग्री हो गया। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पोलिनोमियल पी एक्स या एफ एक्स, उसी को हम लोग क्या कहा जाते हैं, डिग्री कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, डिग्री हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि पोलिनोमियल भी अलग अलग टाइप का होता है। एक है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहते हैं, जैसे कि 3, 2, 5, कोई भी नंबर, क्या ये पोलिनोमियल है? आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो एक्स का टर्म ही नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्स का टर्म है। देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या 3x टू द पावर 0? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x टू द पावर 0? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5x टू द पावर 0? तो देखिए यहाँ पर x का भी एक्सप्रेशन आ गया है, और x टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x पे पावर देखिए, हाईएस्ट पावर ही तो डिग्री होता है ना, x पर पावर देखिए यहाँ पर 0 ही है, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री का हो गया। यानी कांस्टेंट नंबर जो भी होते हैं उसका वो पोलिनोमियल 0 डिग्री का पोलिनोमियल उसको कहा जा सकता है, कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, तो वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं कि 2x प्लस 5, ठीक है, px इक्वल टू 2x प्लस 5 लिख रखा है। यहां पे 2x प्लस 5 में आप देखिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है मेरे प्यारे भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है ना। और लीनियर नाम क्यों पड़ा इसका लीनियर, तो आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे, अभी ग्राफ पर भी आएंगे हम लोग, जब इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो आप देखिएगा कि एक लाइन आता है। जब भी आप इसका ग्राफ बनाइएगा तो एक लाइन आएगा। ठीक है, तो इसलिए लाइन से पड़ गया नाम लीनियर। ठीक है, तो 1 डिग्री अगर किसी भी पोलिनोमियल का होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ग्राफ हम लोग आगे करेंगे, इत्मीनान रखिए, लेक्चर अच्छा होगा, आपको समझ में जरूर आएगा। नहीं समझा पाए तो फिर से वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन आपको समझा के जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या होगा कि जिसका पावर 2 है, यानी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है जिस पोलिनोमियल का, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से बेहतर समझ में आता है आप लोग को। कि एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब ये देखिए कि यहां पर x का क्या क्या पावर है। देखिए यहां पर x का 1 पावर है और यहां 2 पावर है। पूरे पोलिनोमियल में आप देखिएगा तो x का हाईएस्ट पावर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। तो जिस भी पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पे डिग्री 3 हो, एक और एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू मान लीजिए है 28x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 5। अगर मान लीजिए कि एक ऐसा पोलिनोमियल दे रखा है, तो अगेन देखेंगे कि x का पावर, यहां पर सिर्फ x का पावर देखना है। जो भी वेरिएबल दे रखा है, x है, y है, z है, उसका हम लोग पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर x का कितना है, हाईएस्ट पावर x का 3 है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। आपके सिलेबस में बच्चों क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही ज्यादा है, क्यूबिक पोलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आपके बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में स्टार मार्क करके कि दैट इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में फंसने की जरूरत नहीं है। अपना बिल्कुल ध्यान मछली के आंख पर लगाइए, ठीक है, निशाने पर लगाइए और हिट कीजिए बोर्ड एग्जाम को, 2025 बोर्ड एग्जाम को, 2026 बोर्ड एग्जाम को एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्यूबिक पोलिनोमियल हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक दे रखा है पोलिनोमियल px इक्वल टू, है ना, 9x स्क्वायर। ठीक है,
प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, ये मान लीजिए आपको दे रखा है। अब आपको बोल रखा है कि यार इसकी वैल्यू निकालो, तो उसको बोलिए कि पागल हो क्या, कि पोलिनोमियल का वैल्यू तब हम निकालेंगे ना जब आप x की वैल्यू बताइएगा कि x कौन से x के लिए हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू बताएं आपको। तो हमेशा अगर पोलिनोमियल की वैल्यू आपको निकालने के लिए दे रखा होगा तो आपको ऑलरेडी स्पेसिफाइड होगा वहां पर कि x इक्वल टू समथिंग, है ना, उस पर आपको वैल्यू निकालना है। मान लीजिए x इक्वल टू अल्फा पर आपको वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, x की जगह पर अल्फा पुट कर दीजिएगा। x की जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, अल्फा पुट कर दीजिएगा। वही वो x इक्वल टू अल्फा पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगा। तो 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 4। अब ये अल्फा के जगह पर बच्चों कोई भी नंबर आपको दे सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि x इक्वल टू यहां पर -1 पे आपको वैल्यू निकालना है, तो p x इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालते हैं। तो 9 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, -1 है और उस पे पावर है इवन, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, 1 हो जाता है। 9 इंटू 1 हो गया बच्चों 9, और -2 इंटू 2 हो गया -2 और प्लस 4। 9 -2 हो जाता है 7 और प्लस 4 इक्वल टू 11। यानी कि x इक्वल टू -1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 11 है। यही इसका वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। होप कि आपको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पे। आगे का टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जो कि क्लास 10th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था कि बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा बच्चों, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने पर px या fx या y इक्वल टू 0 आ जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमें दे रखा है px इक्वल टू 3x स्क्वायर, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 27। आपको बोल रखा है कि आप इसका जीरो निकालिए, आप इस पोलिनोमियल का क्या निकालिए, जीरो निकालिए। कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है कि px इक्वल टू को आपको जीरो पुट कर देना है बस। और px की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। यहां से बच्चों आ जाएगा कि 3x स्क्वायर माइनस 27 को उधर ले जाते हैं, 27 प्लस में आ जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करते हैं 9 टाइम्स में जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 9 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। यानी कि दो वैल्यू 3 और -3 को पुट करने पर इस px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो x का वैसा वैल्यू, यहाँ पर x का वो 3 और -3 वैल्यू है, जिसको पुट करने पर ये 0 आ जाएगा। आप देखिए पुट करके, देखिए px हमें 3x की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे -27, 3 इंटू 9 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 -27, 9 3 जा 27 -27 इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। देखिए, यानी कि x की वो वैल्यू कि जिसको पुट करने पर px 0 आ गया, वही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है। कि होप आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट की तरफ। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हम लोग समझ चुके हैं, आप एक बार डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इफ अल्फा को पुट करने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो वो वैल्यू ऑफ x जिसको पुट करने पर 0 आ जाए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट आज सीख रहे हैं, अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट आते हैं ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल्स। बहुत वीवीआई कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टार मार्क, इसको छोड़कर मत जाइए, स्किप मत कीजिए। अगर आपको लेक्चर स्लो लगता है तो 2x पे भले ही कर दीजिए, लेकिन स्किप मत कीजिए। देखिए ग्राफ्स ऑफ द पोलिनोमियल की ग्राफ देखते हैं। यहां पर अभी तक हम लोग ने क्या देखा है, कांस्टेंट देखा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, हमने ये भी देखा, लीनियर पोलिनोमियल देखा, हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखा, हमने क्यूबिक पोलिनोमियल देखा। अब हम उनका ग्राफ के बारे में एक बार स्टडी कर देते हैं। लेकिन आपको यही सलाह है कि क्यूबिक चूंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं है, तो हम उसको डिटेल ढंग से
अभी नहीं करेंगे, उसको हम लोग हायर क्लासेस में कर लेंगे बच्चों, क्लास 11th में कर लेंगे। जब आप रिलेशन फंक्शन पढ़ने आएंगे क्लास 11th में तो उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं ग्राफ्स ऑफ द पोलिनोमियल। तो ग्राफ होता क्या है? तो इन अलजेब्रिक और सेट थ्योरेटिक लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में? या तो अलजेब्रिक लैंग्वेज में या सेट थ्योरेटिक लैंग्वेज में ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा? अगर कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है, यहां पर आपको fx दे रखा है, इज द कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कौन से पॉइंट में? कोऑर्डिनेट में दे रखे हैं x, y, वेयर y इक्वल टू fx। ठीक है, लैंग्वेज समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं बच्चों, 2x px इक्वल टू दे रखा है, मान लो 2x प्लस 3। ठीक है, इसने क्या बोला कि वेयर y इक्वल टू fx, y इक्वल टू हम लोग fx या px ले सकते हैं, तो y इक्वल टू px मैंने रख दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? चूंकि दोनों इक्वल ही है तो y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि x और y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को कौन से x और y की वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों कि इस तरह से आपने क्लास 9th में भी किया होगा, वैल्यू निकालते थे, x और y रख देंगे। और चूंकि हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, और आपको मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन हमेशा एक लाइन देता है, और लाइन के लिए हमें 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है, तो हम लोग 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। अब अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर x 1 है बच्चों तो y कितना हो जाएगा? तो 3 + 2 5 हो जाएगा। और इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास जो पॉइंट आ गए हैं 0,3 और एक पॉइंट आया है 1,5। दोनों मैंने पॉजिटिव में ले रखा है जानबूझकर कि सहूलियत हो आपको समझने में भी। वैसे आप नेगेटिव ही वैल्यूज ले सकते हैं। तो देखिए x जब 0 है तो y 3 है, तो x जब 0 यहाँ पर होता है, y मान लीजिए कि ये 3 यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 0,3। x हमेशा 0 y एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 1,5, x जब मान लीजिए कि x 1 है यहाँ पर, तो 5 थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 5 है, तो इसको ले जाते हैं बच्चों ये। अब इन दोनों को मिला देंगे पॉइंट को, तो देखिए ये मिलता हुआ पॉइंट है ना, ये एक्सेस को मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, तो ये देखिए एक लाइन का आ गया, ग्राफ आ गया लाइन का। यही क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका यही ग्राफ बन जाएगा ये लाइन का। ठीक है, अब देखिए कि आप एक्स एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, जहां भी काटेगा ना बच्चों वो पॉइंट क्या कहलाएगा? 0 ऑफ दी पोलिनोमियल। अभी हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे कि ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट पे काटते हैं उतने ही उसके क्या बन जाते हैं? उसके जीरोज बन जाते हैं। ये लीनियर पोलिनोमियल था तो इसका 0 1 होगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको डिटेल से भी आगे देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला आपको लीनियर पोलिनोमियल ही दे रखा है, ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, जो कि अभी हमने आपको समझाया। एक आप खुद से करके देखिए बच्चों, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ग्राफ सही ढंग से बना कि नहीं। मान लीजिए कि fx इक्वल टू वाई इक्वल टू, आपको एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, 3x - 4, और एक और क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों कि y इक्वल टू आपको -x दे रखा है। इन दोनों का आप ग्राफ बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपका ग्राफ सही बना, क्या आपको एक लाइन बना है उस ग्राफ में, क्या उसका जीरोज 1 आया है, ये आप लोग चेक करके मुझे बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल अभी हमने एक एग्जाम्पल से कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे आते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका बच्चों क्या होता है? px, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। और वेयर वहां पे लिखा रहता है वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a को 0 होते ही बच्चों ये टर्म खत्म हो जाएगा और bx प्लस c बचेगा, तो फिर ये लीनियर बन जाएगा। इसलिए आपको वहां पर लिखा रहता है a नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, एक इक्वेशन लेकर देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसका ग्राफ किस तरह से आएगा। मान लीजिए कि एक इक्वेशन है x² प्लस 4। अब बच्चों देखिए कि जैसे कि मैंने बताया था कि इसको y के फॉर्म में लिख सकते हैं
और हम इसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ में हम लोग बनाने के लिए ऐसे ही पॉइंट्स निकालते हैं। जब भी एक याद रखिएगा बच्चों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है वो एक पैराबोला आता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। पैराबोलिक ग्राफ आपको ये याद रखना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि पैराबोलिक ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी हम लोग बना के भी दिखेंगे। तो यहाँ पर x और y रख लेते हैं। अगर x हम 0 रखते हैं बच्चों तो y आ जाता है 4, ठीक है। x अगर हम 0 रखते हैं तो y आ जाता है 4। अगर x 1 रखते हैं बच्चों तो y आ जाता है 5, और x अगर -1 भी रखते हैं तो y आ जाता है 5, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक्सिस की तरफ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की तरफ जाएगा और सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो जब हमने x की तरफ 0 रखा बच्चों, x की तरफ 0 रखा, x 0 तो y आया 4। मान लीजिए कि ये पॉइंट है 4, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये 0,4 है। ये क्या है? 0,4 है। एक मिनट ढंग से बना लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ 4 है तो ये 0,4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जब x = 1 रखा हमने, x = 1 मान लीजिए कि यहाँ पर है, और ये -1 मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये 1 और ये -1। जब हम x = 1 रखा हमने तो मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 5, 1,5 यही पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से जब हमने -1 रखा फिर भी हमें 5 मिला, तो ये -1,5 हो गया, ये पॉइंट हो गया -1,5, ठीक है, -1,5, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब हम ये अगर तीनों पॉइंट को मिला देते हैं बच्चों तो देखिए, ये तीनों पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो देखिए हमारे पास कैसा एक ग्राफ आ गया। ये इस तरह से ग्राफ आया, यू शेप का ग्राफ आया है। इस ग्राफ को हम लोग पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं बच्चों, पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, बेल्ट शेप ग्राफ बोलते हैं। अब देखिए क्या ये बच्चों मुझे बताइए कि क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं भी काट रहा है? तो इससे तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं भी काट रहा है एक्सिस को। अगर हम y = 0 पुट करते हैं फिर भी क्या होगा, y = 0 भी पुट करेंगे। देखिए आप y = 0 पुट कीजिए, y = अगर 0 भी पुट कर देते हैं बच्चों तो x² + 4 आएगा और x² = -4 आ जाएगा, ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो y = 0 कहीं भी नहीं आ रहा है, यानी ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका 0 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 0 ही होंगे, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कहीं भी काटा नहीं है, कहीं भी काटा नहीं है, ठीक है। तो ये गलतफहमी में कभी मत रहिएगा बच्चों कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरो तो होंगे ही, ऐसा बिल्कुल भी हमेशा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको 2 जीरोज आ जाए, लेकिन एटमोस्ट है वो, अभी हम लोग आगे कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 2 जीरोज आ सकते हैं, लेकिन ये जो एग्जांपल अभी हमने किया तो 0 आया, ठीक है। आगे हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, देखिए ग्राफ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। हमने आपसे वादा किया कि क्लास 11th में आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास 10th के लेवल पर ये टॉपिक नहीं है, तो वीडियो लेंदी बनाने से और ये टॉपिक यहाँ समझाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप लोग एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा घर पे कि y = x³। आप लोग इसका ग्राफ बनाकर देखिएगा कि किस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है। ये किस तरह से ग्राफ आता है इसका एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि किस तरह से ग्राफ आता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जो जीरोज हमने देखा था उसका अलजेब्रिक मीनिंग देखा था। अलजेब्रिक मीनिंग हमने क्या देखा था कि x का वो वैल्यू जिसको पुट करने पर px यानी पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसको हम लोग बोलते थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब उसका देखते हैं ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। तो अभी हमने जिक्र किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक लेकर और ग्राफ बनाकर कि वो जो ग्राफ था वो कहीं भी जो अभी हमने ग्राफ लिया था बच्चों y = x² + 4 वाला, आप रिमाइंड करके देखें, वो कहीं भी x एक्सिस को कट नहीं कर रहा था। अगर x एक्सिस को कट नहीं करता है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज 0 हो जाएंगे। जितने बार x एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ग्राफ ऑफ एन nth डिग्री, हमने तो 2 डिग्री का दे रखा है, ये तो nth डिग्री की बात कर रहा है कि कोई भी डिग्री आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कितने भी डिग्री आ जाए, डिग्री पॉलिनोमियल क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट मोस्ट, यहां पर वर्ड देखिए एट मोस्ट दे रखा है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा करेगा ही करेगा उतने एक्स एक्सिस को क्रॉस, एट मोस्ट n टाइम्स उसको n पॉइंट्स पर वो क्रॉस कर सकता है, एट मोस्ट बोला है,
ज़्यादा से ज़्यादा एंड पॉइंट्स पर कट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कट करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बता सकते हैं कि जीरोज कितने होंगे सीधे उसके डिग्री देखकर, लेकिन एग्जैक्ट बताने के लिए आपको उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा या फिर आपको उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राफिकली कि अगर एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर कट करता है उतने क्या हो जाएंगे, उसके डिग्री हो जाएंगे। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्सिस को n जगहों पर कट कर सकता है। ऑल्सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट्स आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे क्या, इसी बार के सैंपल पेपर में दे रखा है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है। इस बार का जो सैंपल पेपर है बच्चों, उसका एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग जाके देखिए, आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स कुछ शायद इस तरह से दे रखे हैं कि 2,3, ठीक है, 6,0, 4,2 एंड -6,0। ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और बोल रखा है कि ये कोऑर्डिनेट्स किसी ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट से वो ग्राफ पास हो रहा है। तो आपको बताइए कि वो जो ग्राफ है उसके जीरोज, जिस पॉलिनोमियल का वो ग्राफ बना हुआ है तो उसको जीरोज कौन कौन से होंगे, और आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आप देखिए जीरोज कौन सा होगा, तो वैसा वैल्यू ऑफ एक्स जिसके चलते y 0 हो जाए। तो यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 कहां पर है, ये और ये। तो यही आंसर हो जा रहा था वहां पे कि 6,-6 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ के, अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो वहां पर इन पॉइंट्स पे वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गए, उसके जीरोज हो गए। आपको दे ही रखा है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको ये पॉइंट दे रखे हैं तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट है ना ऑफ दिस पॉइंट, जहां पर एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये एक्सिस को काटेगा क्योंकि यहाँ पे y क्या है, 0 है, y 0 एक्स एक्सिस पे ही होता है। तो ये 6 और -6 क्या हो जाएंगे, उसके जीरोज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। होप कि आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आया। हेंस ज्योमेट्रिकल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर दी एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ क्रॉसेस द और टचेज एक्स एक्सिस। अभी हमने इस पे बात की। ऑल्सो इट फॉलोज दैट nth डिग्री पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, अगेन एट मोस्ट आपको लिखा हुआ है n रियल जीरोज। तो n रियल जीरोज हो सकते हैं। तो क्या कोई इमेजिनरी जीरो भी हो सकता है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, इमेजिनरी जीरोज भी हो सकते हैं, ठीक है। रियल जीरो एट मोस्ट n होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा हमें एक चीज पता चल गया कि एक चीज तो हमें यहां से क्लियर है बच्चों, देखिए एक चीज यहां से क्लियर हो गया होगा आपको कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 4 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है तो उसका ज्यादा से ज्यादा जीरोज कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 4 आ सकते हैं या उससे कम ही आएंगे, ठीक है। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनाया था px इक्वल टू x² + 4, है ना, ये ग्राफ हमने बनाया था बच्चों, ठीक है। ये ग्राफ बनाया था, यही ग्राफ बनाया था हमने। तो यहां पर देखिए एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा था, इसलिए इसके जीरोज क्या थे, 0 थे, लेकिन इसका डिग्री 2 है। तो 2 डिग्री वाले का भी जीरो शून्य हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से उसके नंबर ऑफ जीरोज या तो बराबर होंगे या तो कम होंगे, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। अभी हमने बोला कि हायर क्लासेस में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इमेजिनरी जीरोज भी होते हैं क्या, रियल एंड इमेजिनरी जीरोज के अगर हम दोनों को मिला दे तो लगभग उसका n फैक्टोरियल के बराबर हमें जीरोज आ जाते हैं। ये खैर कि हायर क्लासेस की बात है, हम लोग जब हायर क्लासेस में आप लोग आएंगे तब आपको मैं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अगर मान लीजिए हमने बताया था कि आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिटेल से पढ़ना है। मान लीजिए कि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और ये भी दे रखा है कि उसका मान लीजिए कि अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं, 2 जीरोज आएंगे, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। विद द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। अगर मान लीजिए कि ax² + bx + c का अगर ये 2 जीरो आता है, अगर 2 जीरो आता है तब अल्फा एंड बीटा वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, ये लिनियर बन जाएगा, इसलिए ये कंडीशन लगाया रहता है। तब आपको बोला है कि सम ऑफ द जीरो जो होगा बच्चों वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, देखिए b,
माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस भी लगा हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए बी है, उसके साथ माइनस जोड़ दिया, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज हो गया बच्चों माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सी है, तो सी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए है, तो ये चीज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज पर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो जरूर इसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे। अभी एक आध एग्जाम्पल लेकर मैं दिखाता हूँ, और ये दिखाता हूँ बच्चों कि ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये आया कहाँ से। ये जो है, ये जो सम ऑफ द जीरोज आप लोग देख रहे हैं माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखे हैं सी अपॉन ए, ये आया कैसे। तो देखिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दे रखा है। अगर हमें इसका जीरोज निकालना है तो पी एक्स इक्वल टू जीरोज करना पड़ेगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ना स्क्वायर बना लेते हैं, कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बच्चों पहले ना ए से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई ए जीरो ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, इसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो टू ए बी, ए की जगह पर तो एक्स ही है, बी की जगह पर बी बाई ए है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको बी बाई ए ही रखना है, तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा ताकि ये कट के बी बाई ए एक्स ही आए, और प्लस बी स्क्वायर बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। चूंकि ये हमने क्या किया है बच्चों कि खुद से ये चीज़ जोड़ा है, खुद से ये चीज़ जोड़ा है, तो इसको माइनस भी हम लोग को करना पड़ेगा इक्वेशन को ठीक ठाक रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, और ये तो दिया हुआ ही है, तो सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग निकालिएगा बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही आपको लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरह भी पढ़ते होंगे अगर जिन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा तो, यानी x की दो वैल्यू आती है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक आता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हमें सम ऑफ द जीरोज निकालना है बच्चों तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम 2a आ जाएगा, और ये कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस 2b आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस बी अपॉन ए आ गया बच्चों, यही तो सम ऑफ द जीरोज वहां पर लिखा हुआ है, सम ऑफ द जीरो माइनस बी अपॉन ए, तो यानी कि ये फॉर्मूला सही है। उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सी अपॉन ए ही आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये तो सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला था। अगर आप मान लीजिए कि आपको दे रखा है कि ऑलरेडी दे रखा है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑलरेडी दे रखे हैं, या फिर दो जीरोज दे रखे हैं, तब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस पर भी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि इस पर भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड में क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि के कोई कांस्टेंट लेना है, और इस तरह से ये एक इक्वेशन आ जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए कि आपको दो जीरोज दे रखे हैं, एक्स इक्वल टू 2 एंड 4 दे रखे हैं। अब इससे आपको इक्वेशन लिखना है, तो आप क्या लिखिएगा कि ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी 4 प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि 2 इंटू 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 6x प्लस 4 2 8, यही आ जाएगा आपका आंसर। के की जगह पर आप कोई भी कांस्टेंट डाल सकते हैं, वो आंसर सही होगा। के की जगह पर 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, कोई भी अगर इसके कांस्टेंट में दे रखा है, कोई भी वैल्यू दे के रख रखा है और आपके ऑप्शन में है तो वो सही होगा। मान लीजिए कि आपको दे रखा हो एक ऑप्शन में, आपको एक ऑप्शन में दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो वो ऑप्शन सही होगा क्योंकि वहां पर के इक्वल टू 1 रख के उस इक्वेशन को, उस ऑप्शन को बनाया गया है। अगर आपको दे रखा है
मान लीजिए कि 2x² माइनस 12x प्लस 16, तो ये भी सही होगा क्योंकि k इक्वल टू 2 ले लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। आपको ये भी हो सकता है कि हाफ से मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपको देख लेना है बच्चों कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट, कोई k कांस्टेंट छिपा हुआ है, आपको उसको निकाल के देख लेना है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपके 1 नंबर पक्के। जैसे कि मान लीजिए कि 1/2 से मल्टीप्लाई रहता तो ये हो जाता 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये भी एक इक्वेशन आ जाएगा, ये भी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। अच्छा, एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ सम ऑफ द जीरोज पे एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पे। देखिए क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज। तो आपको बोल रखा है कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² 2, तो -4/2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सम ऑफ द जीरोज हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अभी हमें जीरोज नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन से 2 जीरोज हैं, लेकिन हम ऐसे इस फॉर्मूले से प्रोडक्ट और सम ऑफ द जीरोज निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म 5 है एंड कॉफिशिएंट ऑफ x² 2 है, तो 5/2 क्या हो गया बच्चों, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो गया। होप कि आपको समझ में आया हो ये दोनों कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल के भी आ जाते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल के आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल में एटमोस्ट 3 ही जीरोज आ सकते हैं, मान लेते हैं कि वो अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तब यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज क्या आएगा, यहाँ पे 3 चीज निकालना होगा। सम ऑफ द जीरोज यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x², उसी तरह से तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x² माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² तो माइनस b है, और कॉफिशिएंट ऑफ x³ अपॉन a है। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, 2 को एक साथ ले रहा है और उसका सम कर रहा है। जैसे कि अल्फा इंटू बीटा ले लिया, बीटा इंटू गामा ले लिया एंड गामा इंटू अल्फा ले लिया, यही कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ पर हो जाता है बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या है, c है, तो c अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³ a। ये आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन आ भी गया, मैं इससे भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और इस ईयर के लिए तो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, सारे PYQs कराऊंगा। आप लेक्चर के साथ बने रहें, अब हमारे यूट्यूब के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म वहाँ पर d था, माइनस लगा दिया आगे, और कॉफिशिएंट ऑफ x³ का क्या था, a था। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा एंड गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। और ये तो क्या था, सम ऑफ द जीरोज 2 एट अ टेकन एट अ टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अल्फा, बीटा एंड गामा आपको जीरोज दे रखे हैं, ठीक है, तब हम लोग सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज से इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि fx इक्वल टू के x³ लिख लीजिए, और यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज इंटू x² कर दीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज 2 एट अ टाइम टेकन एट अ टाइम। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रख दीजिए। ये आपका इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल को भी, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक खास सूचना कि आपको धन्यवाद है, आप इस लेक्चर को देखें। अगले लेक्चर में बच्चों मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन लेकर आऊँगा RD शर्मा प्लस NCERT। अगले लेक्चर में मैं RD शर्मा है ना प्लस NCERT प्लस कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा बच्चों। ये सेकेंड लेक्चर में आएगा इसका, है ना, पोलिनोमियल के सेकेंड लेक्चर में। और थर्ड लेक्चर में आएगा बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और दूसरा कि PYQs मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो थर्ड लेक्चर तक ये एंड हो जाएगा। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ बने रहें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, ठीक है, ताकि आपको हर एक लेक्चर सही टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद।